यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ वेट 500 न्यूटन एंड 750 न्यूटन रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड बाय अ कॉर्ड दैट passes over a frictionless pulley as shown. Mu between the block A and plane is 0.4 and between the block B and the plane is 0.3. Determine the force P to be applied to block B to produce the impending motion of the block B down the plane. इम्पेडिंग मोशन मतलब क्या, मतलब जो भी ब्लॉक बी है जिसके ऊपर फोर्स पी ये जो अप्लाइड हो रहा है उस फोर्स पी की वजह से ब्लॉक बी नीचे मूव होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, इम्पेडिंग मोशन का मतलब होता है मोशन स्टार्ट हो जाना। इम्पेडिंग का मतलब जस्ट इतना कंसिडर कर लो, स्टार्ट हो जाना। ठीक है, तो देखो ब्लॉक बी 30 डिग्री इंक्लाइन प्लेन के ऊपर आया हुआ है और ब्लॉक ए 50 डिग्री इंक्लाइन प्लेन के ऊपर आया हुआ है। ब्लॉक ए और ब्लॉक बी एक फ्रिक्शनलेस पुली से कनेक्टेड है एक दूसरे से। ब्लॉक बी जब नीचे की तरफ मूव होगा तो ब्लॉक ए कहाँ पे मूव होगा, ऊपर की तरफ मूव होगा। ठीक है, अगर ब्लॉक ए ऊपर की तरफ मूव होता है तो उस ब्लॉक ए का फ्रिक्शन कहाँ पे एक्ट होगा, नीचे की तरफ एक्ट होगा इंक्लाइन प्लेन के ऊपर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया ये। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, ये जो पी फोर्स रहेगा उसकी वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, ताकि ये जो ब्लॉक भी नीचे की तरफ मूव होने लगे। तो हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाते वक्त सबसे पहले ऐसा ब्लॉक कंसिडर करना चाहिए जिसके ऊपर मिनिमम नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस एक्ट होते हो। तो देखो अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर ब्लॉक ए लेते तो उसके ऊपर नंबर ऑफ अननोन्स कौन से रहेंगे। यहाँ से एक नॉर्मल रिएक्शन रहेगा जो कि अननोन है। ब्लॉक ए का इस वायर के साथ जो भी रहेगा टेंशन वो भी अननोन है हमारे लिए, और उसका फ्रिक्शनल फोर्स वो भी अननोन है। यानी कि ब्लॉक ए का अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम लेते हैं तो नंबर ऑफ अननोन्स तीन फोर्सेस के रहेंगे, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स और ये टेंशन इन द वायर। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ अननोन्स कितने आ रहे हैं ब्लॉक ए सेलेक्ट करने पर, तीन आ रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर ब्लॉक बी लेते हैं तो देखो नंबर ऑफ अननोन्स कितने मिलेंगे, ये टेंशन इन द रोप या फिर वायर कह सकते हो, नॉर्मल रिएक्शन, उसका फ्रिक्शनल फोर्स ब्लॉक बी के ऊपर, और ये पी फोर्स। यानी कि नंबर ऑफ अननोन्स कितने हो रहे हैं ब्लॉक बी अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो चार होंगे। ठीक है, देखो वापस बता रहा हूँ कौन से चार हो गए, ये टेंशन जो कि ब्लॉक बी के साथ अटैच है ये वाले वायर के अंदर होने वाला, नॉर्मल रिएक्शन, ब्लॉक बी के ऊपर आने वाला फ्रिक्शनल फोर्स, और ये पी फोर्स जो कि हमें निकालना है। यानी कि ब्लॉक बी के ऊपर चार अननोन फोर्सेस है और ब्लॉक ए के ऊपर तीन अननोन फोर्सेस है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले कौन सा ब्लॉक लेना चाहिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए, ब्लॉक ए लेना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग इसका गिवन डेटा लिख लेंगे साइड में। ये क्वेश्चन दूसरे पेज पे लिया होता तो उसका आंसर देखो, यहाँ से स्टार्ट करूँगा मैं। गिवन डेटा लिखना होगा सबसे पहले हमें, यहाँ पे लिख दिया गिवन, डब्ल्यू ए लिखा, यानी कि वेट फॉर ब्लॉक ए कितना लिखना था 500 न्यूटन, वो लिख दिया। साइड में डब्ल्यू बी कर देंगे, यानी कि वेट फॉर ब्लॉक बी कितना दिया था 750 न्यूटन दिया हुआ था, तो वो लिख दिया। ठीक है, देखो यहाँ पर 500 न्यूटन और ये 750 न्यूटन ब्लॉक ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। इसके बाद हमें कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मेंशन कर देना है बिटवीन द ब्लॉक ए एंड द प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पर म्यू ए लिख देंगे, यानी कि ब्लॉक ए के ऊपर आया हुआ फ्रिक्शनल स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो कि दिया था 0.4, और ये ब्लॉक बी के साथ जो भी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया था वो कितना था 0.3 था। ठीक है, तो वो म्यू बी लिखा और ये म्यू ए लिखा फॉर ब्लॉक ए और ये म्यू बी लिखा फॉर ब्लॉक बी। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन का जो भी इंक्लाइन एंगल दिया है वो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो हम लोग डायरेक्टली डायग्राम से यूज़ कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले इतना तो क्लियर हो चुका है कि हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है ब्लॉक ए के लिए, तो ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर एक इंक्लाइन प्लेन दिखाना होगा, तो ये इंक्लाइन प्लेन दिखा दिया। यहाँ पर ब्लॉक ए हमें लेना होगा, तो ये ब्लॉक ए भी ले लिया। ये फ्री बॉडी डायग्राम फ्री हैंड से बना दिया तो भी चलेगा, प्रॉपर स्केल या फिर मतलब लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, स्केल या पेंसिल से बनाने की जरूरत नहीं है, पेन से भी बना दिया तो भी चलेगा एग्जाम में भी। यहाँ पे इंक्लिनेशन कितना है 50 डिग्री का, राइट, तो ये 50 डिग्री लिखा। यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन रहेगा ब्लॉक ए के, एक नॉर्मल रिएक्शन रहेगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है वो हमेशा। देखिए ये नॉर्मल रिएक्शन N1 से दिखा दिया। ब्लॉक ए ऊपर जा रहा है, देखो ब्लॉक ए बी इस ब्लॉक के साथ अटैच था, अगर ब्लॉक बी नीचे की तरफ आएगा तो ब्लॉक ए ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि इंक्लाइन प्लेन के ऊपर जाएगा, तो उसका फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे आना चाहिए, नीचे आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग नीचे की तरफ क्या दिखा देंगे, F1 दिखा देंगे। नॉर्मल रिएक्शन को N1 नाम दिया तो यहाँ पे क्या देना होगा नाम, F1 देना होगा। तो ये F1 कितना होगा, ये F1 लिख दिया, चलो सिंपली F1 लिख दिया। ठीक है, और नीचे की तरफ उसका डायरेक्शन बता दिया। वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है किसी भी चीज़ का, भले वो इंक्लाइन प्लेन पे आया हुआ हो। अगर ब्लॉक हो तो हो या फिर और भी कोई बॉडी हो, उसका वेट हमेशा कैसे रहेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड ही एक्ट होगा, भले वो बॉडी या फिर ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ब्लॉक ए का वेट जो भी रहेगा सेल्फ वेट वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो यहाँ पर ये ऊपर से
नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड वाला एक एरो बना दिया, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे WA से। ठीक है, ये WA लिख दिया। उसका डायरेक्शन हम लोग और भी एक्सटेंड करके दिखा सकते हैं। ठीक है, ये WA का डायरेक्शन मैंने और थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया डॉटेड लाइन लिखकर। और ब्लॉक ए के साथ यहाँ पर ये टेंशन था, जो कि टेंशन इन वायर कह सकते हैं। ठीक है, जो कि मतलब फ्रिक्शनलेस पुली से पास हो रहा है और ब्लॉक बी को भी कनेक्ट कर रहा था। ये वायर है, यहाँ पर हम लोग T मेंशन कर देंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। देखो, ब्लॉक ए के ऊपर जितने अननोन फोर्सेस थे वो हम लोगों ने सारे दिखा दिए, या फिर ब्लॉक ए के ऊपर एक्ट होने वाले हम लोगों ने यहाँ पर सारे फोर्सेस दिखा दिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये WA जो लोड है ब्लॉक ए का, जो वेट है उसका, यहाँ पर एंगल कितना होगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा ग्राउंड के साथ, क्योंकि इधर कितना 50 डिग्री, ये वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा, तो उसका ग्राउंड के साथ यहाँ पर एंगल कितना होगा 90 डिग्री। अगर यहाँ पर एंगल 90 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर 90, यहाँ पर ये 50 दिया हुआ है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 40 कह रहा हूँ। ठीक है, ये वाला एंगल का मतलब ही क्या हो रहा है, WA का क्या कह रहा हूँ, WA का इस इंक्लाइन प्लेन के साथ एंगल कितना हो रहा है 40 डिग्री, राइट। क्या कह रहा हूँ, देखो यहाँ पर एंगल कितना हो रहा है 40 डिग्री, यानी कि WA इस वर्टिकल लोड का इंक्लाइन प्लेन के साथ एंगल कितने कितने का हो रहा है 40 डिग्री। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। देखो, जब भी हमें इन फोर्सेस को मतलब रिजॉल्व करना होगा, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर आए हुए फोर्सेस है ना, अभी हमें क्या करना है, इसको रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व क्यों करना होगा, क्योंकि हमें आगे चलकर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ करनी होगी, दैट इज समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0। इसका मतलब ये जो भी फोर्सेस आए हुए हैं उसे हमें रिजॉल्व करना है अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली, और एक्स एक्सिस पर रिजॉल्व किए हुए सारे फोर्सेस का हमें एडिशन कर देना है समेशन एफ ऑफ एक्स के अंदर, और वाई एक्सिस पे रिजॉल्व किए फोर्सेस का एडिशन कर देना है समेशन एफ ऑफ वाई के अंदर। ठीक है, और ये कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है, समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 और समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0, ये होती है। ठीक है, तो देखो, जब भी इंक्लाइन प्लेन का सम रहेगा हमारे पास फ्रिक्शन के अंदर अगर इंक्लाइन प्लेन का सम आता है, तो हमें क्या करना रहेगा, इस इंक्लाइन प्लेन को ही एज एक्स एक्सिस मानना है। क्या कहा, इस इंक्लाइन प्लेन को हम लोग क्या करेंगे, एज एक्स एक्सिस मानेंगे। ठीक है, अगर ये इंक्लाइन प्लेन एक्स एक्सिस है अपना, तो ये T अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एक्ट कर रहा है, ऐसा दिखाई देगा। और ये WA लोड ऐसा वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये WA लोड हमें किस क्वाड्रेंट में एक्ट होते हुए दिखाई देगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्यों, देखो ये नॉर्मल रिएक्शन जो दिख रहा है नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए, वो वाई एक्सिस पे एक्ट कर रहा है इस तरीके से ना, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन को वो कैसे है, परपेंडिकुलर है। अगर इंक्लाइन प्लेन को हम लोग एक्स एक्सिस मान रहे हैं, तो उसका परपेंडिकुलर क्या रहेगा, वाई एक्सिस की तरफ जैसे हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर ये N1 है जो कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, वो कैसे दिख रहा है, यहाँ पर अलॉन्ग पॉजिटिव एक्सिस जाते हुए दिख रहा है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर एक वर्टिकल एक्सिस बना देते हैं अलॉन्ग N1। तो देखो, यहाँ पर मैं एक पेंसिल से वर्टिकल एक्सिस बना देता हूँ अलॉन्ग N1। ठीक है, ये पेंसिल से मैंने जो लाइन ड्रॉ कर दी वो एज ए वाई एक्सिस का पार्ट हो जाएगा, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन तो एक्स एक्सिस है, तो उसको परपेंडिकुलर अलॉन्ग N1 जो भी है वो क्या है, एज ए वाई एक्सिस है। तो ये वाई एक्सिस ड्रॉ करने के बाद क्लियरली पता चल रहा है कि ये ये लोड आगे चलकर किस क्वाड्रेंट में एक्ट कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्ट कर रहा है, और उसका एक्स एक्सिस के साथ यानी कि इस इंक्लाइन प्लेन के साथ कितने डिग्री का इंक्लेशन बना हुआ है, 40 डिग्री का इंक्लेशन बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना होगा, इन फोर्सेस को रिजॉल्व करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट इज लेट समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये फोर्स अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एक्ट कर रहा है। अगर हम लोग डायग्राम को माइंड में थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे, यानी कि इसको अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एक्सिस कर लेंगे, तो क्या पता चलेगा, ये T अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है ना, तो इसके साथ हमें क्या लिखना होगा, वो प्लस T लेना होगा। ये F1 अलॉन्ग निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो उसके माइनस F1 लेना होगा। ठीक है, ये दो ही हॉरिजॉन्टल फोर्सेस थे जो कि क्लियरली अलॉन्ग एक्स एक्सिस आ रहे हैं। इसके बाद एक WA का भी रिजल्ट कंपोनेंट होगा, यानी कि एक्स कंपोनेंट होगा जो कि अलॉन्ग निगेटिव एक्स एक्सिस जा रहा है। ठीक है, तो उसका कंपोनेंट की वैल्यू क्या रहेगी, -WA cos 40 लिखना होगा, इज इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग 0 पुट कर देंगे। यहाँ पर T अननोन है, -F1 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, μ1N1 लिख सकते हैं, या फिर μA_N1 लिख दिया। ठीक है, μA क्यों, क्योंकि ब्लॉक ए का प्लेन के साथ बना हुआ फ्रिक्शनल फोर्स यूज़ करना है, सॉरी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यूज़ करना है, इसके कारण म्यू लिखा है यहाँ पर। और ये जो -WA cos 40 उसको हम लोग इक्वल टू के राइट साइड में यूज़ कर देंगे, यानी कि लिख देंगे WA cos 40 लिख दिया राइट साइड में, इक्वल टू के राइट साइड में। ठीक है, यहाँ पर T अननोन है,
म्यू ए की वैल्यू कितनी दी होती है 0.4, वो लिख दी, n1 लिख दिया इज इक्वल टू डब्ल्यू ए की वैल्यू थी 500, तो ये 500 लिखा, साइड में क्या लिखा cos 40 लिखा, इसको कर देंगे एज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना होगा, कंडीशन ऑफ मतलब सेकेंड कंडीशन ऑफ ये इक्विलिब्रियम यूज करनी होगी, दैट इज समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 एंड क्या करना है हमें, लेट समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 ले लेना है। ठीक है, तो वर्टिकल फोर्सेस कौन सा है यहाँ पर, सिर्फ ये n1 है, n1 ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस जा रहा है, तो ये सिर्फ हमें प्लस n1 लिखना होगा। और ये जो डब्ल्यू ए दिख रहा है, डब्ल्यू ए यानी कि सेल्फ वेट ऑफ ब्लॉक है, जो कि हमें आगे चलकर किस क्वाड्रेंट में जाते हुए दिख रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हुए दिख रहा है, तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों नेगेटिव होते हैं, तो वर्टिकल कंपोनेंट भी नेगेटिव आएगा। वो कैसे रहेगा, माइनस डब्ल्यू ए साइन 40 रहेगा। क्यों, क्योंकि डब्ल्यू ए ने थर्ड क्वाड्रेंट में एक इंक्लाइन प्लेन के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाया हुआ है, 40 डिग्री का, जो कि मैंने शुरुआत में बताया था 40 डिग्री कैसे आया। ठीक है, इज इक्वल टू क्या रहेगा, ये 0 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये n1 इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू राइट साइड जाएगा, तो वो डब्ल्यू ए साइन 40 लिख देंगे, राइट। इसके बाद ये n1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो डब्ल्यू ए की वैल्यू कितनी थी, 500 थी, ये 500 पुट कर दिया, साइड में क्या रहेगा, साइन 40 रहेगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ से देखो डायरेक्टली हम लोग n1 की वैल्यू कैलकुलेट कर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमें t मिल जाएगा। लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट अगर हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को डायरेक्टली कैलसी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो हमें t और n1 एट द सेम टाइम मिल जाएगा। ठीक है, साइमल्टेनियसली मिल जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में वही लिखूंगा मैं, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, डायरेक्टली हमें t और ये n1 ये जो अननोन थे वो मिल जाएंगे। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वही गेट ऐसा लिख देना है। ठीक है, तो डायरेक्टली हमें t मिलेगा और ये n1 जो नॉर्मल रिएक्शन था ग्राउंड के साथ ब्लॉक ए के लिए वो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको कैलसी से सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं इनका आंसर कितना मिलता है। टेंशन हमें मिल जाएगा 321.39। देखो यहाँ पर टेंशन की वैल्यू निकाल दी है 321.39 न्यूटन लिखना है यूनिट फोर्स का। ठीक है, आगे और हमें ये कितना आया था, वाई कितना आया था, सॉरी एक्स मिला है 511, यानी कि टेंशन मिला है हमें 511। पहले हमने एक्स यूज़ किया था ना, तो एक्स आया था 511, यहाँ पे लिख दिया गलत मैंने। ठीक है, तो वो टी का नीचे लिखना चाहिए और ये n1 ऊपर लिखना चाहिए। और y की वैल्यू कितनी मिली, 321.319 मिली ना, तो ये अपना n है। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट ये t हटाकर t की जगह पे क्या लिखा, n लिखा, n1 लिख दिया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसको काटता हूँ पूरा, पहले तो कहता पूरा काट देता हूँ। यहाँ पे पहले मुझे क्या लिखना होगा, t की वैल्यू लिखनी है। तो t की वैल्यू कितनी आई थी, t की मतलब x की वैल्यू, जो कि कितनी मिली हमें 511.578579 है। तो हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट के बाद हमें हमेशा 2 ही डिजिट लिखने होते हैं और दूसरा वाला डिजिट 5 या मतलब दूसरा वाला डिजिट 1 से बढ़ाना होता है, अगर तीसरा डिजिट 5 या 5 से बड़ा रहेगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, 511.58 लिख देंगे, 511.58 न्यूटन, ये मिल गया टेंशन। और नॉर्मल रिएक्शन n1 वो कितना आया था, 321.39 यहाँ पर लास्ट में फोर्स का यूनिट लिखना ही है, दैट इज न्यूटन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद अभी हमें क्या करना होगा, नाउ ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर ब्लॉक बी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो शुरुआत में मेंशन करना चाहिए था कि नाउ ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर ब्लॉक ए। जब हम लोगों ने ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था तो वो शुरुआत में हमें मेंशन करना चाहिए। ठीक, वो मेंशन करना रह गया था, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम, यस, या फिर सिंपली एफबीडी लिखा तो भी चलेगा। नाउ ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर ब्लॉक ए। ठीक है, तो ऐसा शुरुआत में मेंशन करना चाहिए था, जो कि नहीं किया था, अभी मेंशन कर दिया। ठीक है, अभी इसके बाद क्या करना होगा, नाउ ड्राइंग एफबीडी फॉर ब्लॉक बी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, नाउ ड्राइंग एफबीडी फॉर ब्लॉक बी। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया, नाउ ड्राइंग एफबीडी फॉर ब्लॉक बी। तो ब्लॉक बी का देखो डायग्राम कैसे बनेगा या फिर एफबीडी कैसे बनेगा। एक इंक्लाइन प्लेन बनाना है हमें 30 डिग्री का इंक्लिनेशन, ये साइड में पार्टीशन कर देता हूँ। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था ब्लॉक ए का किया हुआ। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ब्लॉक बी का कर देंगे। इंक्लाइन प्लेन बना दिया, जो कि ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का दिखाना है हमें, 30 डिग्री के साथ दिखाना है। ठीक है, इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक ब्लॉक बी लेना होगा।
तो ब्लॉक बी ले लिया, यहाँ पर बी भी लिख देंगे, बी लिखा, ठीक है। तो इसका यहाँ पर एक पी फोर्स था, पी फोर्स खींच रहा है ब्लॉक बी को, उसकी वजह से ये नीचे आ रहा है, यहाँ पे पी लिख दिया। ये साइड में टेंशन रहेगा, टेंशन इन रोप रहेगा, जो कि कॉमन ही होता है, यानी कि सेम ही होता है अगर फ्रिक्शनलेस पुली होती है तो, ठीक है। तो अगर फ्रिक्शनलेस पुली है तो उसको अगर हम लोग एलिमिनेट कर देंगे या फिर गायब कर देंगे तो उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड वाले पार्ट में एक जैसे ही फोर्स रहेगा, जो कितना रहेगा यहाँ पर 511.5 रहेगा, हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। तो इसको लिख देंगे टी, टेंशन इन वायर या फिर रोप, ठीक है, जो कि बी ब्लॉक बी के साथ अटैच था। यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कैसे होता है, परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड होता है नॉर्मल रिएक्शन, इसलिए तो उसको नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर होना, ठीक है। तो यहाँ पर ये नॉर्मल रिएक्शन हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे N2 से, जो कि ग्राउंड के को कैसा है, परपेंडिकुलर है ग्राउंड को, यानी कि इंक्लाइन प्लेन को परपेंडिकुलर, ठीक है। ब्लॉक बी का सेल्फ वेट देखो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ये ब्लॉक बी का सेल्फ वेट है, यानी कि डब्ल्यू बी है, यहाँ पर हम लोग डब्ल्यू बी लिख देंगे, ठीक है। जिसे हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो वो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। एक्सटेंड किया हुआ पार्ट मैंने यहाँ पर डॉटेड लाइन से दिखा हुआ है डब्ल्यू बी का, जो कि स्ट्रेट लाइन में एक्ट करेगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। चेक कर लेते हैं एक बार ब्लॉक बी के ऊपर आए हुए सारे फोर्सेस हम लोगों ने कंसिडर किए हैं या नहीं, ठीक है। तो देखो मेन डायग्राम इस तरीके से था ब्लॉक बी का, टेंशन इन द वायर, यहाँ से पी फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन और सेल्फ लोड, ठीक है। यहाँ पर एंगल 30 डिग्री का दिया हुआ था, वो भी लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अगर ब्लॉक बी का सेल्फ वेट वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट करेगा तो उसका एंगल यहाँ पर ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 30 डिग्री का एंगल है, तो ब्लॉक बी का ये जो डब्ल्यू बी है ब्लॉक बी का, यहाँ पर इस इंक्लाइन प्लेन के साथ एंगल कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर 90 है, यहाँ पे 30 है, तो ये एंगल कितना होगा, सेल्फ मतलब ये ब्लॉक बी का वेट जो भी जा रहा है वो इंक्लाइन प्लेन के साथ यहाँ पर एंगल कितने डिग्री का देगा, 60 डिग्री का देगा, ठीक है। इतना क्लियर होगा। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पेंसिल से इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक वाई एक्सिस बना देते हैं, जो कि कैसे रहेगा, अलोंग नॉर्मल N2 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वाई एक्सिस बना देता हूँ जो कि अलोंग N2 इस नॉर्मल डायरेक्शन को परपेंडिकुलर रहेगा या फिर उसके स्ट्रेट लाइन में ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये वाई एक्सिस जैसा एक पार्ट बना दिया जो कि इंक्लाइन प्लेन को कैसे परपेंडिकुलर है, और नीचे N2 वाले पार्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। इन जो नॉर्मल रिएक्शन था N2 उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। हम लोग क्या करेंगे, इन फोर्सेस को रिजॉल्व करते वक्त इंक्लाइन प्लेन को हमें एज अ एक्स एक्सिस मानना है। क्या कहा, इंक्लाइन प्लेन को हमें एज अ एक्स एक्सिस मानना है। अगर हम लोग इस इंक्लाइन प्लेन को थोड़ा सा रोटेट करेंगे ताकि वो एज अ एक्स एक्सिस का पार्ट लगे या फिर एज अ एक्स एक्सिस लगे, तो क्या पता चल रहा है, यहाँ पर डब्ल्यू बी ये जो लोड है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आया हुआ है, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन को हमें एक्स एक्सिस मानना है, इतना तो क्लियर हो गया। अगर हम लोग इंक्लाइन प्लेन को एक्स एक्सिस मान कर उसको हॉरिजॉन्टल रखते हैं तो क्या दिखाई देता है, यहाँ पर डब्ल्यू बी ये जो लोड है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पास होता है, ठीक है। और उसका इस एक्स एक्सिस के साथ यानी कि इस इंक्लाइन प्लेन के साथ एंगल कितने डिग्री का है, यहाँ पर दिख रहा है 60 डिग्री, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कंपोनेंट प्लस होता है, वाई कंपोनेंट कैसे होता है, नेगेटिव होता है, इतना याद रखो बस। थोड़ा सा इसको सीधा कर देता हूँ फिर पेज को। इंक्लाइन प्लेन को आप लोगों को एक्स एज एक्स एक्सिस मानना है, इतना याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ कर लेंगे। तो लेट क्या लिखा, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये पी फोर्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ एक्ट कर रहा है, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन को अगर हम लोग एक्स एक्सिस मान रहे हैं तो पी जा रहा है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो हमें सिंपली पी लिखना होगा, ठीक है। टी ए फोर्स अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस एक्ट कर रहा है तो हमें क्या सिंपली लिखना है, माइनस टी लिख देना होगा। और डब्ल्यू बी ये फोर्स फोर्थ क्वाड्रेंट में आया हुआ है ना, तो उसका एक्स कंपोनेंट कैसे रहेगा, प्लस होगा। तो क्या हमें क्या लिखना होगा, डब्ल्यू बी का एक्स कंपोनेंट, डब्ल्यू बी लिखकर साइड में क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ 60 लिख देंगे, इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पी इज द अननोन, माइनस टी इस फोर्स की वैल्यू पता है हमें, तो टी फोर्स की वैल्यू भी पता है और ये डब्ल्यू बी इस फोर्स की भी वैल्यू हमें पता है। तो यहाँ से जो अननोन वैल्यू ऑफ पी जो था वो पूछा था वो मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो इस माइनस टी राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो प्लस टी हो जाएगा, प्लस लिखा, डब्ल्यू बी राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू बी हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू बी कॉस 60 हमें लिख देना होगा, ठीक है। ये पी इज इक्वल टू, पी कितना आया था, 511.5 आया था, 511.58 लिख दिया, माइनस डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी थी, 750 न्यूटन, इनटू हमें क्या करना है, कॉस 60 कर देना है। इसको कैलसी से कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते पी ये जो अननोन फोर्स था उसकी वैल्यू हमें कितनी मिलती है, यूनिट क्या रहेगा फोर्स का, न्यूटन होगा, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा, 136.5, ठीक है। तो ये लिख दिया 136.5, लेकिन जब से मैंने आंसर यहाँ पे लिखा तो वैसे में मुझे पता चल गया कि क्वेश्चन में एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। मिस्टेक क्या हो गया देखो,
अगर पी एफ फोर्स की वजह से ब्लॉक बी नीचे आता है तो उसका फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे होगा, ऊपर की तरफ एक्ट होगा ना, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे नहीं दिखाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या दिखाना चाहिए था, फ्रिक्शनल फोर्स भी दिखाना चाहिए था, जो कि अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस पे एक्ट करेगा। ठीक है, ये पी फोर्स की वजह से अगर ब्लॉक भी नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे एक्ट करेगा, ऊपर की तरफ एक्ट करेगा ना, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। वो क्या दिखा देगा हम लोग यहाँ पर F2 दिखा देंगे, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन अगर N2 लिखा है तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसे दिखाना चाहिए, हमने F2 से दिखाना चाहिए। तो ये इक्वेशन लिखते वक्त समेशन एफ ऑफ एक्स, ये इक्वेशन लिखते वक्त पी रहेगा, ये माइनस टी रहेगा, ये डब्ल्यू बी का एक्स कंपोनेंट यानी कि प्लस ही रहेगा, वो डब्ल्यू बी कॉस 60। यहाँ पर क्या करना चाहिए था हमने, ये जीरो लिखने से पहले क्या करना चाहिए था, माइनस F2 करना चाहिए था। ठीक है, वो डार्क, ये मतलब ये डार्क में माइनस लिखकर उस आगे F2 लिख दिया, इक्वल टू जीरो कर दिया। ठीक है, ये थोड़ा सा करेक्शन था, माइनस F2 इक्वेशन के अंदर आना चाहिए था, जो कि हमारा स्किप हो गया था, तो वो करेक्शन कर रहा हूँ। ये जो भी इसका मतलब फाइनली आंसर आया है वो थोड़ा सा गलत है। ठीक है, तो माइनस F2 को कंसिडर कर कर अभी इक्वेशन ये सही बनाया है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, देखो नीचे के तीन इक्वेशन हम लोग कैंसिल कर देंगे, ये इन इक्वेशन को मुझे कैंसिल करना होगा। ठीक है, यहाँ से F2 की वैल्यू क्या होगी, म्यू N2 हो जाएगी, और म्यू कौन सा लेना है, ब्लॉक बी और ये प्लेन है उनके बीच का कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हमें कंसिडर करना होगा। यहाँ से टी और डब्ल्यू बी की वैल्यू पता है, उसको हम लोग राइट साइड में पुट कर देंगे। तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ये पी अननोन रहेगा, माइनस F2 का मतलब क्या लेना है हमें, 0.3 N2 लेना है। ठीक है, 0.3, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक बी एंड द प्लेन कितना था, 0.3 था, तो P माइनस 0.3 N2 लिख दिया, इज इक्वल टू राइट साइड में नॉन वैल्यूज है, टी माइनस टी राइट साइड जाएगा तो प्लस टी हो जाएगा, और ये प्लस डब्ल्यू बी राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, माइनस डब्ल्यू बी कॉस 60 हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में इसको फिर से लिख देते हैं एक बार, P माइनस 0.3 N2 लिए लिख दिया, इज इक्वल टू टी की वैल्यू कितनी थी, 511.58 माइनस डब्ल्यू बी की वैल्यू 750 थी, और साइड में क्या रहेगा, कॉस 60 रहेगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये P माइनस 0.3 N2 लिखा, इज इक्वल टू, देखो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 136.5, जो कि मैंने पहले कैलकुलेट किया था 136.5, इसको हम लोग कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 कर देंगे। ठीक है, और अभी हमें डायग्राम में देखकर समेशन एफ ऑफ वाई वाला केस कंसिडर करना होगा, यानी कि कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कौन सी यूज़ करनी है, समेशन एफ ऑफ वाई वाली। यहाँ पर वर्टिकल फोर्सेस कितने दिख रहे हैं, हमें सिर्फ दो वर्टिकल फोर्सेस दिख रहे होंगे, दो कौन से, N2 नॉर्मल रिएक्शन जो कि अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस जा रहा है, और डब्ल्यू बी का वर्टिकल कंपोनेंट जो कि अलोंग निगेटिव वाई एक्सिस एक्ट करेगा, यानी कि डब्ल्यू बी फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्ट होते हुए दिखाई देगा। अगर हम लोग इंक्लाइन प्लेन को एक्स एक्सिस मान रहे हैं तो ये डब्ल्यू बी का फोर्स हमें किस क्वाड्रेंट में एक्ट होते हुए दिख रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में वर्टिकल कंपाउंड कैसे होता है, नेगेटिव होता है, इसके कारण डब्ल्यू बी का वर्टिकल कंपाउंड क्या आएगा, डब्ल्यू बी साइन 60 आ जाएगा। ठीक है, जो कि अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इक्वेशन कैसे बनेगा समेशन एफ ऑफ वाई के लिए, पहले तो लिख देंगे लेट समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये N2 अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस जा रहा है, तो ये N2 लिख दिया, माइनस डब्ल्यू बी साइन 60 लिख देना होगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0, तो ये माइनस डब्ल्यू बी राइट साइड जाता है तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, लेफ्ट साइड में N2 रहेगा, ये इसको डब्ल्यू बी साइन 60 लिख देंगे। ठीक है, डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी दी हुई थी उन्होंने, 750, तो ये लेफ्ट साइड में N2 रहेगा, ये क्या लिखेंगे 750, और ये साइन 60 कर देना, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 4 के साथ। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4 कर देना है, तो हमें जो अननोन फोर्स P जो पूछा था उसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, इस कॉर्नर में लिख लेता हूँ, सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट, सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट, इस तरीके से हमें लिख देना होगा। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन सही हुआ है ये, क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे थे तो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स लेना रह गया था, जिसको मैंने बाद में करेक्ट कर लिया। ठीक है, मैकेनिक्स के समय यही प्रॉब्लम होता है कि हमें फोर्सेस को रिजॉल्व करने में कोई चूक नहीं करनी, यानी कि मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करने पर हमें P की वैल्यू कितनी मिलती है कैलकुलेट से, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर 3 है आपके सामने, P माइनस 0.3 N2 इज इक्वल टू 136.5, और इक्वेशन नंबर 4 है N2 इज इक्वल टू 750 साइन 60। देखो यहाँ से N2 की वैल्यू कैलकुलेट कर कर उसे हम लोग अगर इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं तो भी हमें P मिल जाएगा, लेकिन क्या कर रहा हूँ मैं, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4
डायरेक्टली मैं कैलसी से सॉल्व करता हूँ तो मुझे एट द सेम टाइम पी और एन टू की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो पहले हमें पी की वैल्यू कितनी मिलती है, देखो 331.435। इसका मतलब तीसरा डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो हम लोग डेसिमल पॉइंट के बाद आया हुआ दूसरा डिजिट 1 से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आंसर में क्या लिख सकता हूँ, 331, पी की वैल्यू 331.44 लिख सकते हैं। ठीक है, 44 यूनिट न्यूटन, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर पूछा था उन्होंने। ठीक है, पी की वैल्यू 4 क्या होगी ताकि ये ब्लॉक भी मोशन में आ जाए। ठीक है, राइट साइड नीचे की तरफ मोशन में आ जाए। यहाँ पर हमें एन टू ये नॉर्मल रिएक्शन मिला है जो कि पूछा तो नहीं था, लेकिन हम लोग लिख देंगे इसकी वैल्यू कितनी आई है, वो 649.52 लिख सकते हैं। उसको क्या कहा, 649.52 क्यों, क्योंकि अगर तीसरा डिजिट डेसिमल पॉइंट के बाद 5 या 5 से ज़्यादा है तो उसका प्रीवियस वाला डिजिट हम लोग 1 से बढ़ा देंगे। और आंसर हमेशा हम लोग यूजुअली डेसिमल पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट तक लिखा करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। जो पी फोर्स की वैल्यू उन्होंने पूछी थी वो हम लोगों ने निकाली है। यहाँ पर लास्ट में कोई सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ हमें, 3 ब्लॉक्स आर प्लेस ऑन द सर्फेस वन अबव द अदर एज शोन। ठीक है, यानी कि 3 ब्लॉक्स है सरफेस के ऊपर एक रखे हुए, डायग्राम में दिखाए जैसे दिखाया उस तरीके से। देखो डायग्राम मैंने साइड पे दूसरे पेज पे बनाया हुआ है। 3 ब्लॉक दिख रहे हैं ABC, एक के ऊपर एक रखे हुए सरफेस के ऊपर। ठीक है, एज शोन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सर्फेसेस इज एज शोन। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ सर्फेसेस बिटवीन द मतलब ब्लॉक के बीच में और ये नीचे जो भी सरफेसेस उसके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन उन्होंने साइड में दिया हुआ है। ब्लॉक ए का उसके नीचे वाले सरफेस के साथ कितने का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया, 0.4 का। ब्लॉक बी का दिया हुआ है 0.25 और ब्लॉक सी का दिया हुआ है 0.15। ठीक है, आगे डिटरमिन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी दैट कैन बी अप्लाइड बिफोर एनी स्लिपिंग टेक प्लेस। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स पी निकालना है। यहाँ पर देखो ये जो एरो बनाया हुआ है वो फोर्स पी के लिए, यहाँ पर पी लिखना रह गया था इस डायग्राम के अंदर, वो पी लिख दिया। ठीक है, तो ये डायग्राम क्लियर है आपको। मतलब ब्लॉक ए का वेट कितना दिया 18 न्यूटन, ब्लॉक बी का वेट दिया 15 न्यूटन, ब्लॉक सी का वेट दिया हुआ है 14 न्यूटन। ठीक है, ब्लॉक सी का साइज़ बड़ा है लेकिन उसका वेट हमें छोटा दिख रहा है। ब्लॉक ए का साइज़ बहुत ही छोटा दिख रहा है लेकिन उसका वेट सबसे ज़्यादा है। वो मैटर नहीं करेगा, सिर्फ हम लोग क्वेश्चन समझना है, पी इस फोर्स की वैल्यू निकालनी है। कंडीशन क्या दिया है लास्ट वाले क्वेश्चन में पढ़ो, बिफोर एनी स्लीपिंग टेक्स प्लेस। स्लीपिंग यानी कि मतलब फिसलना उस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी पूछा है बिफोर एनी स्लीपिंग टेक प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमें इस क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है, ये जो थ्योरी में लिखा हुआ है ना क्वेश्चन उसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सब कुछ अपना काम मेन डायग्राम से हो जाएगा। ये जो डायग्राम हम लोगों ने साइड में बनाया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को आंसर करते से पहले क्या करना होगा, गिवन डेटा लिख देना होगा। तो इस क्वेश्चन का गिवन डेटा यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये पेज मैं साइड में हटा देता हूँ, यहाँ पर लिखना होगा हमें गिवन डेटा। ये अपना सेकंड क्वेश्चन चल रहा है, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे इस एरो से शुरुआत कर रहा हूँ। पहले लिखना है हमें गिवन। ठीक है, तो ब्लॉक ए का या फिर वेट ए फॉर ब्लॉक ए को वो कितना दिया हुआ था, 80 न्यूटन दिया हुआ था, तो 80 न्यूटन लिख दिया। साइड में ये WB कर देता हूँ। WB का मतलब जो भी ब्लॉक बी है उसका वेट कितना दिया हुआ हमें 50 न्यूटन, ये साइड में लिखा कॉमा, और ये WC का वेट दिख रहा है हमें 14 न्यूटन, तो वो भी मेंशन कर दिया। ठीक है, इसके बाद हमें कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यूज़ कर देना है। तो ये μ1 लिख देता हूँ, μ1 क्यू इज इक्वल टू 0.4 बिटवीन ब्लॉक ए एंड सरफेस। ठीक है, एंड सरफेस लिख देता हूँ, बिटवीन ब्लॉक ए एंड सरफेस लिख दिया। μ2 0.25 बिटवीन ब्लॉक बी एंड सरफेस लिख देता हूँ। ठीक है, एक्चुअली बिटवीन ब्लॉक बी एंड ब्लॉक सी लिखा तो भी चलता था यहाँ पर 0.25 के लिए, और ये 0.4 के लिए ये भी लिखा हुआ चलता था बिटवीन ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी। ठीक है, सरफेस यानी कि ब्लॉक ए के लिए सरफेस क्या है, ब्लॉक बी का तो है, और इसके बाद μ3 क्या लिख सकते हैं 0.15 बिटवीन ब्लॉक सी एंड सरफेस यहाँ पर लास्ट वाले केस में कौन सा है, ग्राउंड का ही है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आफ्टर दैट हमें क्या करना होगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनानी होगी हर एक ब्लॉक के लिए। सबसे पहले हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं ब्लॉक ए के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर शुरुआत करेंगे ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर ब्लॉक ए। ये क्या लिखा, ड्राइंग फ्री बॉडी
फ्री बॉडी डायग्राम हो गया ये, ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर ब्लॉक ए। ठीक है, इसका कंसेप्ट देखो, इसका कंसेप्ट कैसा रहेगा। इसके कंसेप्ट के अंदर 3 केसेस जनरेट हो रही है। क्या इसके कंसेप्ट के अंदर 3 केसेस जनरेट हो रही है, यानी कि देखो इसका क्या होगा, ब्लॉक ए एक तो मूव होगा अलॉन्ग ब्लॉक बी एंड सी के ऊपर, यानी कि ब्लॉक ए का ही मूवमेंट होगा। इसका दूसरा केस क्या हो सकता है, ब्लॉक ए एंड बी ब्लॉक सी के ऊपर मूव हो रहे हैं। और तीसरा केस क्या हो रहा है, ब्लॉक ए बी एंड सी ये तीनों ग्राउंड के ऊपर एक साथ मूव हो रहे हैं ग्राउंड के ऊपर। ठीक है, यानी कि पीस फोर्स की वजह से चांसेस क्या हो रहे हैं केस 1 में, ओनली ब्लॉक इज मूविंग या फिर स्लिपिंग ओवर ब्लॉक बी, ब्लॉक ए एंड बी स्लिपिंग और मूविंग अलॉन्ग ब्लॉक सी। एंड तीसरा केस क्या होगा, ब्लॉक ए बी एंड सी आर मूविंग और स्लिपिंग अलॉन्ग द ग्राउंड। ठीक है, तो वो तीनों केसेस हमें 1 बाय 1 कंसिडर करनी होगी। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आंसर चालू करने से पहले, हियर अराइजेस 3 केसेस। ठीक है, हियर एग्जिस्ट एग्जैक्टली लिख दो। ठीक है, हियर एग्जिस्ट 3 केसेस, 3 केसेस, 3 केसेस जनरेट हो रही है तो वो मेंशन कर दिया, हियर एग्जिस्ट 3 केसेस। उन 3 केसेस में हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे व्हेन ब्लॉक ए स्लाइड्स ओवर ब्लॉक बी। ठीक है, तो वो ये सेंटेंस बाद में आना चाहिए था, एक्चुअली इस सेंटेंस को मैं मिटा देता हूँ, ये सेंटेंस बाद में आना चाहिए था, तो ये इसको मैंने पहले लिख दिया था, उसको मैं क्रॉस कर दिया हूँ, बाद में फिर से लिखना होगा। ठीक है, हियर एग्जिस्ट 3 केसेस के बाद हमें पहली केस कंसिडर करनी होगी, तो यहाँ पे लिखा है केस 1, व्हेन ब्लॉक ए स्लिप और मूव, ऐसा लिख सकता हूँ, व्हेन ब्लॉक ए स्लिप ओवर ब्लॉक बी। ठीक है, व्हेन ब्लॉक ए स्लिप्स ओवर ब्लॉक बी, इन दैट केस ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर ब्लॉक ए लिखना होगा। अब जाके हमें वो सेंटेंस लिखना है जो कि ऊपर मैंने क्रॉस किया था, ड्राइंग ए डी आर जी हो गया ड्राइंग के लिए, ड्राइंग ए बी डी फॉर ब्लॉक ए। ठीक है, ये क्या लिखा सेंटेंस, ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर ब्लॉक ए। तो ब्लॉक ए देखो और उसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे। ये ब्लॉक ए के लिए सिमेट्रिकल से थोड़ा सा शेप बना दिया कुछ, तो ब्लॉक ए रिप्रेजेंट करने के लिए ये ब्लॉक हो गया, जिसका सेल्फ वेट कितना था 80 न्यूटन, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होगा, तो ये 80 न्यूटन लिख दिया। यहाँ से एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा ब्लॉक ए को सपोर्ट करने वाला, ये नॉर्मल रिएक्शन लिखा। ब्लॉक ए पी फोर्स की वजह से लेफ्ट साइड मूव होता है, तो उसका फ्रिक्शनल फोर्स हमें दिखाना चाहिए जो कि राइट साइड मूव होगा। नीचे N1 लिखा तो उसके कारण फ्रिक्शनल फोर्स का F1 दिखा दिया। ठीक है, यहाँ से P ये पुलिंग वाला फोर्स दिखा देंगे, जिसे हमें फाइंड आउट करना है हर एक अलग अलग केसेस में। और कोई फोर्स छूट गया क्या अपना लिखना है, यहाँ पर देख लो, और कोई फोर्स रह गया क्या। मेन डायग्राम देखो इस तरीके से है, सेल्फ वेट आएगा, नॉर्मल रिएक्शन आएगा, पी फोर्स आएगा और फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। ठीक है, और कोई फोर्स है नहीं, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ कर देंगे इस ब्लॉक ए के ऊपर। तो लेट लिखा समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कितने हैं, सिर्फ 2 ही है, पी और F1। पी तो अननोन है, तो ये माइनस पी हो जाएगा, प्लस क्या F1 इज इक्वल टू 0, और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है ही नहीं अपने पास, तो ये माइनस पी पीछे फिर से लिखा, प्लस F1 कितना था, μ1 लेना है ना, μ1, तो μ1 N1 लिख देंगे, μ1 N1 लिख दिया इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो माइनस पी एज इट इज, μ1 की वैल्यू कितनी थी 0.4 लेनी है, तो 0.4 लिखा, N1 कर दिया इज इक्वल टू क्या कर दिया 0। इसको रिप्रेजेंट कर देते इक्वेशन 1 से, एंड करना है, एंड समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो समेशन एफ वाई क्या आ जाएगा, प्लस N1 माइनस 80 इज इक्वल टू 0, यानी कि N1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिंपली 80 हो जाएगा। इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 से। तो आगे क्या करना है हमें, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, अगर हम लोग 1 और 2 को इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो हमें डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, P और N1 इस फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, P भी एक फोर्स है और N1 ये सपोर्ट रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन है, जो भी फोर्स ही है ना उसका यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन में रहेगा दोनों फोर्स का यूनिट। ठीक है, तो इसको कैलसी से सॉल्व कर लेते हैं, या फिर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, N1 जो भी मिला है उसकी वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर हमें P जो फोर्स था उसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये N1 में यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर देता हूँ, N1 की वैल्यू कितनी 80 इंटू 0.4 कर देता हूँ, 80 इंटू 0.4 कर दिया। ठीक है, उसका आंसर कितना हो जाएगा 32। तो यानी कि P फोर्स की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 32 मिल जाएगी। तो यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, P ये जो फोर्स कितना मिला 32 न्यूटन, और N1 कितना आया था 80 न्यूटन आया था। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। यहाँ पर अंडरलाइन कर लेते हैं, यहाँ पर भी P को अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, केस 2 कंसिडर करेंगे, जहाँ पर ब्लॉक ए एंड बी स्लिप ओवर ब्लॉक सी। क्या कहा, केस 2 में क्या हो जाएगा, ब्लॉक ए एंड बी स्लिप ओवर
ब्लॉक सी। तो दूसरा केस में यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ पार्टीशन बनाकर, ठीक है। ये पहला वाला पार्ट अपना हो गया, जहाँ पर पी फोर्स कितना मिला था, 32 न्यूटन मिला था, जिसका एफ बी डी यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, केस 2 लिख देते पहले तो। केस टू के अंदर कंडीशन कौन सी कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, व्हेन ब्लॉक ए एंड बी, व्हेन ब्लॉक ए एंड बी स्लिप ओवर ब्लॉक सी, स्लिप ओवर ब्लॉक सी ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम, तो ए और बी साथ में मूव कर रहे हैं ना, तो ए हमें दिखाना चाहिए ब्लॉक बी के ऊपर। ये ऊपर का ए बना दिया ए के लिए, और ये नीचे का बी का है, ठीक है। ये ग्राउंड बना दिया। तो ब्लॉक ए का वेट कितना था, 18 न्यूटन, 18 न्यूटन दिखा दिया। साइड में यहाँ पर ए लिख लेते हैं। ब्लॉक बी का वेट भी हमें दिखाना होगा। देखो ये ब्लॉक बी का वेट दिखा दिया, वो कितना था 15 न्यूटन, तो ये साइड में 15 न्यूटन लिखा हुआ है। ब्लॉक ये पी फोर्स अटैच है ब्लॉक ए के साथ, जो कि हमें लेफ्ट साइड में दिखाना है, ठीक है। ब्लॉक ए और बी अगर हम लोग मूव करेंगे इस ब्लॉक सी के ऊपर, उनको वो कहाँ पे जाएंगे, लेफ्ट साइड में जाके पी फोर्स की वजह से, तो उनका फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे होगा, राइट साइड में होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है, राइट। नॉर्मल डायरेक्शन को हम लोग यहाँ से N2 मान लेते हैं, ये N2 रहेगा ऊपर की तरफ, तो ये F2 कैसे रहेगा, अलोंग ये साइड रहेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ रहेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग मेंशन कर देंगे F2 से। और कोई फोर्स बाकी है क्या इसके ऊपर लेना, देख लेते हैं डायग्राम से। मेन डायग्राम देख लो एक बार फिर से, ये था अपना मेन डायग्राम। ब्लॉक ए और बी का वेट रहेगा नीचे की तरफ, सी से ब्लॉक ए और बी का एक नॉर्मल डायरेक्शन आएगा, जिसको हम लोगों ने नेमिंग किया है N2 से। ए और बी ब्लॉक पी फोर्स की वजह से लेफ्ट साइड जाएंगे, तो उनका फ्रिक्शनल फोर्स कैसे दिखाना चाहिए, राइट साइड तरफ जाते वक्त दिखाना चाहिए, ठीक है। सारे फोर्सेस हम लोगों ने कंसिडर किए हुए हैं सेकेंड केस के अंदर, जो अभी फ्री बॉडी डायग्राम लिया है उसके ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, जो फ्री बॉडी डायग्राम अभी बनाया है उसके ऊपर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ करनी होगी। और कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है, लेट समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन से थे यहाँ पर, -p और प्लस F2, राइट। तो ये -p लिख दिया, प्लस क्या किया F2 लिख दिया, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये -p फिर से एज इट इज लिखा, प्लस F2 यानी कि क्या लेना है हमें, μ2 लेना है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक बी एंड द सरफेस, जो कितना दिया हुआ था 0.25 दिया हुआ था, ये देखो ऊपर 0.25 दिया होता है ना, ये μ2। तो वो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर लेता हूँ उसकी, 0.2 N2 लिख देता हूँ, 0.25 था एक्चुअली, 0.25 था, और ये N2 लिख दिया, इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 3 से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, अभी समेशन एफ ऑफ वाई वाली कंडीशन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। एंड समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये कंडीशन यूज़ कर दी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में से, ठीक है। वो क्या होगा, प्लस N2 अलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस -80, और ये माइनस कितना होगा 50 होगा, ठीक है। इज इक्वल टू 0 लिखना है हमें, तो -80 -50 कितना होता है 130, तो राइट साइड में जाएगा, तो क्या वो प्लस में हमें लिखना होगा N2 इज इक्वल टू 130, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशन नंबर 4 से, ठीक है। सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4 हमें क्या मिल जाएगा, डायरेक्टली पी और N2 की वैल्यू मिल जाएगी, या फिर ऑलरेडी जो N2 की वैल्यू आई हुई है डायरेक्टली वो वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं, तो हमें पी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4, सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट, क्या लिखा, सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट, हमें पी मिल जाएगा 32.5, पी की वैल्यू कितनी मिलेगी इन इक्वेशन को सॉल्व करने पर, 32.5 न्यूटन होगी, और हमें N2 तो ऑलरेडी मिला हुआ है, जो कि मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ 130 न्यूटन, ठीक है। फोर्स ये सारे, तो फोर्सेस के साथ उसका यूनिट हमेशा लिखना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए, यूनिट लिखेंगे हम लोग, ठीक है। या फिर कोई चेक करते वक्त मार्क्स कटने के चांसेस हो सकते हैं, जस्ट यूनिट नहीं लिखा है इसके कारण। केस 2 में हमें पी फोर्स की वैल्यू कितनी मिली, 32.5 मिली, और केस 1 से हमें पी फोर्स की वैल्यू कितनी मिली थी, 32 न्यूटन मिली थी, ठीक है। इसके आगे हमें और एक केस कंसिडर करना होगा, जहाँ पर ब्लॉक ए बी एंड सी स्लिप ओवर द सरफेस, ठीक है। तो वो वाला तीसरा केस भी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, केस 3 लिखना होगा, केस 3 व्हेन ब्लॉक ए बी एंड सी स्लिप ओवर ग्राउंड, ठीक है, स्लिप ओवर ग्राउंड,
स्लिप ओवर ग्राउंड लिख दिया, तो उसका भी हम लोगों को एफबीडी बनाना होगा। तो ये ब्लॉक ए सबसे ऊपर था, तो ये ब्लॉक ए, उसके नीचे ब्लॉक बी था, तो ये ब्लॉक बी बना दिया, ठीक है। और लास्ट में क्या था, ब्लॉक सी था। ये तीनों ब्लॉक्स मूव हो रहे ग्राउंड के ऊपर, ये ब्लॉक सी बनाया। इसका सेल्फ वेट किसका, ब्लॉक ए का, वो जो कि 80 न्यूटन था, 80 न्यूटन लिखा साइड में। इसका कितना था, 50 था, तो ये साइड में 50 न्यूटन बना दिया। और इसका कितना था, 40 न्यूटन था, तो यहाँ पर ये 40 न्यूटन लिख दिया, ठीक है। वेट लिख दिए। पी फोर्स ब्लॉक एक और टेस्ट था जो कि लेफ्ट साइड खींचेगा, तो यहाँ पर पी फोर्स बना दिया। ये तीनों फोर्सेस लेफ्ट साइड, सॉरी ये तीनों ब्लॉक्स लेफ्ट साइड जा रहे हैं, तो उसका फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे दिखाना चाहिए, राइट साइड की तरफ दिखाना चाहिए। तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे F3 से, क्योंकि हमें नॉर्मल दिखाना है N3 से। अगर नॉर्मल N3 होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसा होगा, F3 होगा, ठीक है। और ये नॉर्मल और फ्रिक्शनल फोर्स के बीच में रिलेशन क्या होता है, F इज इक्वल टू म्यू एन होता है, इतना याद रखो, जिसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स भी कहते हैं। ये थर्ड केस का फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया है, ठीक है। चेक कर लेते हैं इसको, फ्री बॉडी डायग्राम को, कोई फोर्स छूटा भी है या नहीं, ठीक है। तो सारे फोर्सेस तो कंसिडर किए हुए दिख रहे हैं। तो इसके आगे हमें कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज करनी होगी। तो पहली कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होती है लेट समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर मैं साइड में अप्लाई कर देता हूँ, लेट समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे तो देखो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन से दिख रहे हैं, माइनस पी, तो ये माइनस पी लिख दिया। प्लस क्या लिखना है हमें, F3 लिख देना होगा, इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस पी रहेगा एज इट इज, प्लस F3 क्या होगा 0.15 N3 होगा। क्यों 0.15, क्योंकि तीनों ब्लॉक मूव हो रहे ग्राउंड के ऊपर, यानी कि एक्चुअली ब्लॉक सी का एक फ्रिक्शन होगा ना ग्राउंड के साथ, तो उसका कोएफिशिएंट स्टैटिक फ्रिक्शन कितना दिया हुआ है, 0.15 दिया हुआ है। तो इसके कारण F3 क्या लिखना होगा, 0.15 N3 लिखना होगा, ठीक है। तो ये 0.15 और ये N3 लिख दिया, ठीक है। इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशन नंबर 5 से, इक्वेशन नंबर 5 दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इसके आगे एंड समेशन एफ वाई कर देना हमें, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। तो वर्टिकल फोर्सेस देखो N3 अलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो N3 लिख दिया। और ऊपर से सारे जो वेट थे तीनों ब्लॉक्स के वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होंगे, तो हमें -80 लिखना है फॉर ब्लॉक ए का वेट, -50 लिखना होगा फॉर ब्लॉक बी का वेट, और ये -40 लिख देना होगा फॉर ब्लॉक सी का वेट, ठीक है। इज इक्वल टू 0, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में उन सबका एडिशन जो भी होगा वेट का, उसे राइट साइड लेके जाकर प्लस में लिखना होगा, ठीक है। 8 और 5 13, 13 और 4 17, तो ये 170 हो जाएगा, ठीक है। इसे पुट कर देते हैं या फिर रिप्रेजेंट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 6 से। तो सॉल्विंग इक्वेशन 5 एंड 6 हमें क्या मिलेगा, N3 की वैल्यू आ जाएगी 170 न्यूटन, और पी फोर्स चेक कर लेते हैं कितना होता है। सॉल्विंग इक्वेशन 5 एंड 6 वी गेट, ठीक है। या फिर N3 की वैल्यू जो हमें मिली है लास्ट में, वो एक वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर लेते थे, तो हमें पी फोर्स की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगी, ठीक है। यानी कि क्या करना होगा, 170 को सिंपली मल्टीपल कर देना है 0.15 से, तो वो करने पर हमें आंसर कितना मिलता है, देखो 25.5 मिलेगा। तो यहाँ पर पी लिख लूँगा मैं, पी मिलेगा हमें 25.5 यूनिट रहेगा न्यूटन, और साथ में N3 भी लिख लेता हूँ लास्ट में फिर से 170 न्यूटन, ठीक है। अंडरलाइन कर देते आए हुए आंसर्स को। तो P मिला है हमें 25.5 और N3 मिला है 170 न्यूटन, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पर, तीनों अलग अलग केसेस पे P की वैल्यू निकाली। तो फर्स्ट केस में P की वैल्यू आई थी 32, सेकेंड वाले केस में P की वैल्यू हमें मिली थी 32.5, और थर्ड वाले केस में P की वैल्यू हमें मिली है 25.5, ठीक है। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड कर लेते कि दिया क्या था या फिर पूछा क्या था, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन ये मैंने सामने रखा है। क्वेश्चन के अंदर पूछा था बिटवीन द फोर्स, मतलब फिर से स्टार्टिंग से रीड कर देता हूँ। 3 ब्लॉक्स आर प्लेस ऑन द सर्फेस वन अबव द अदर एज शोन, the coefficient of friction between the surfaces is shown, determine the maximum value of P। इन तीनों जो हमें P की फोर्स की वैल्यू मिली, सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 32.5 वाली है, ठीक है। डिटरमिन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P दैट कैन बी अप्लाइड बिफोर एनी स्लिपिंग टेक प्लेस, ठीक है। मतलब P की हमें मैक्सिमम वैल्यू कब मिलनी चाहिए, जब एनी स्लिपिंग टेक्स प्लेस होती है, मतलब स्लिपिंग होती है। तो ब्लॉक ए जब ब्लॉक बी के ऊपर मूव होगा तो स्लिपिंग हो रही है, ब्लॉक बी जब ए एंड बी जब सी के ऊपर, ब्लॉक सी के ऊपर मूव हो रहा है, यानी कि केस 2 स्लिपिंग हो रही है। स्लिपिंग कहाँ पे नहीं हो रही है, कब नहीं हो रही है, जब तीनों ब्लॉक एक साथ ही मूव हो रहे हैं ना, तो उनके बीच में स्लिपिंग नहीं हो रही है। तो इन दैट केस जो मैक्सिमम वैल्यू पी होगा वो हमें पूछा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन को हमें ठीक से समझना चाहिए, उसका आंसर लिखने से पहले कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का।
यहाँ पे थोड़ा सा पार्टीशन बना देता हूँ फाइनल आंसर लिखने से पहले, ठीक है। तो ये थर्ड केस था अपना, थर्ड केस का ये फ्री बॉडी डायग्राम, देखो फ्री बॉडी डायग्राम इस तरीके से था कंप्लीट, और उसका सिंप्लीफिकेशन हम लोगों ने यहाँ पे किया है, जिसमें पी की वैल्यू कितनी आई थी 25.5 मिली थी, और एन3 कितना आया था 170 न्यूटन आया था, ठीक है। तो इसके बाद हमें 3 सेंटेंस लिखने हैं, 3 सेंटेंस यानी कि पहले सेंटेंस में पी कितना आया था, सेकंड सेंटेंस मतलब सेकंड पहले केस में पी कितना आया था, सेकंड केस में पी कितना आया था, और थर्ड केस में पी कितना आया था, वो हमें एक बार फिर से लिख करना है। और तीनों केस में से कौन सा पी प्रॉपरली सही है वो उसका रीज़न देकर हमें लिख देना होगा, ठीक है। तो वो थ्योरी पार्ट है, मैं थोड़ा सा 3 सेंटेंस है मतलब वो उसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, और लिखने के बाद आपको एक्सप्लेन करके या फिर रीड करके बताता हूँ, ठीक है। तो फाइनल आंसर के सेंटेंस देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। इन फर्स्ट केस स्लिपिंग ऑफ ब्लॉक ए अकर्स विथ पी इज इक्वल टू 32 न्यूटन, ये लिखा है। यहाँ पे आगे क्या लिखा है, इन केस टू स्लिपिंग ऑफ ब्लॉक ए एंड बी टेक्स प्लेस एट पी इज इक्वल टू 32.5, और इन केस थर्ड ऑल ब्लॉक स्लाइड्स ओवर ग्राउंड बिफोर एनी स्लिपिंग टेक्स प्लेस, ठीक है। देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ पी इज 25.5। 25.5 ये वैल्यू सबसे कम है, लेकिन हम लोगों ने उसको एज ए अपना मेन आंसर क्यों कंसिडर किया, क्योंकि उस पी की वैल्यू के ऊपर स्लिपिंग एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, बिफोर एनी स्लिपिंग टेक्स प्लेस ये वाला कंडीशन था, उस केस पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी हमें निकालनी थी, ठीक है। तो जो 32 था और ये 32.5 था, वहाँ पर ब्लॉक के बीच में स्लिपिंग्स हैपन हो रहा है, बिफोर एनी स्लिपिंग टेक्स वाला पॉइंट नहीं बनता था। इसके कारण हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर क्या है, 25.5 न्यूटन वाला ही पी सही है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉब्लम्स ऑन ब्लॉक के ऊपर 2 सम्स किए थे। इस सम्स के साथ प्रॉब्लम्स ऑन ब्लॉक के ऊपर के सारे सम हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आप लोग इन्हीं प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करते हो प्रॉब्लम्स ऑन ब्लॉक के ऊपर, तो भी काफ़ी हो जाएगा, ठीक है, एज पर मुंबई यूनिवर्सिटी सिलेबस। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम्स ऑन वेजेस के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। आज के लेक्चर में किसी स्टेप में या फिर कंसेप्ट में कहीं पर सिंप्लीफिकेशन में अगर डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए ये लेक्चर ये पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।